नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामिस्तान में हम आज बीजगणित के पहले वीडियो को देखने जा रहे हैं, जिसमें आप ये जानेंगे कि आखिर बीजगणित में हम किस प्रकार से कदमों को बढ़ाएंगे और कैसे बीजगणित में जो बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं वो इसमें बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे या एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो एक्सपर्ट बनने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है किसी चीज के बेस की, तो वो बेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इसके बाद जैसे ही हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे तो वो आपका बेस से थोड़ा सा आगे बढ़कर एडवांस लेवल का चैप्टर होगा और उस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और पसंद करेंगे, मैं इस पार्ट को शुरू करने जा रहा हूं। और अगर आप पूरे मन के साथ इस वीडियो को देखेंगे तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि बीजगणित क्या है। बीजगणित क्या है? जिस प्रकार से आपने अंकगणित को पढ़ रखा है, जिस प्रकार से आपने अंकगणित पढ़ते हैं, अंकगणित में अंकों की गणित पढ़ी जाती है, लेकिन जब ये अंक किसी प्रश्न में अज्ञात हो और उस स्थान पर आपको इस अंक को पता करना हो विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग करके, तब वहां पर जिस चीज का प्रयोग किया जाता है वो है बीजगणित। वो है बीजगणित। बीजगणित में बीज का अर्थ होता है अक्षर संख्या। बीज का अर्थ होता है अक्षर संख्या, अर्थात किसी अज्ञात संख्या के स्थान पर जो अक्षर रखा जाता है, जैसे हम लोग x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, या a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, c मान लेते हैं, या इनके साथ साथ हिंदी वर्णमाला के जो वर्ण हैं उनको भी आप आसानी से मान सकते हैं और सॉल्व करके उनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं और इनका मान निकालते हैं तो ये बीजगणित के अंतर्गत आने वाली संकल्पना है। बीजगणित में इनका प्रयोग नियम बनाने में भी होता है। कुछ साधारण नियम या सामान्य नियम बनाने में किया जाता है, जिसका यूज हम फॉर्मूला के रूप में करते हैं, जिन्हें हम फॉर्मूलाज भी कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है वो आपकी पुस्तक में या आपकी बुक में, वो है सामान्य नियम बनाना। सामान्य नियम बनाने में सबसे पहला जो एक क्वेश्चन आपको प्रयास कीजिए वाले सेक्शन में दे रखा है कि माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके एक त्रिभुज बनाया जा रहा है। माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके एक त्रिभुज बनाया जा रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज जानने को मिली कि इस पूरे त्रिभुज में कितनी माचिस की तीलियां लगी हुई हैं। समबाहु त्रिभुज बनाया गया है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि लगभग तीनों तीलियों की लंबाई आपस में बराबर होगी। तो इनकी लंबाइयां बराबर हैं और आपको पता चलेगा एक तीली इधर लगेगी, एक तीली इधर लगेगी और एक तीली इधर लगेगी। यानी एक त्रिभुज को बनाने में कुल मिला के लगने वाली जो तीलियां हैं वो 3 है। इस प्रकार के अगर हम दो त्रिभुज बना दें तीलियों को लगाकर, तो दो त्रिभुजों में कितनी तीलियां लगेंगी बताइए मेरे प्यारे साथियों। आप आसानी से बता सकते हैं 3 इसमें 3 इसमें, यानी 3 + 3 का मतलब हो गया कुल मिला के 6 तीलियां लग रही हैं। अगर 3 त्रिभुज बनाए तो आप तुरंत क्या करेंगे, 3 3 और 3, यानी 3 दूनी 6, 3 3 दूनी 6, 3 3 9। माने आप क्या कर रहे हैं, बारी बारी से उससे गुणा करते चले जा रहे हैं। जितने त्रिभुज बढ़ते चले जा रहे हैं उसे 3 से गुणा कर रहे हैं। एक त्रिभुज में कितना था, एक त्रिभुज बन रहा था तो आप 3 से गुणा कर रहे थे, क्योंकि एक त्रिभुज में 3 तीलियां, तो 3 तीलियां टोटल लगी। दो त्रिभुजों में तीलियां कितनी लग रही है, प्रत्येक त्रिभुज में कितनी तीली लग रही है, 3, यानी दो त्रिभुजों में 3 3 तीली लगती है तो 6 तीलियां हो जाती हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं अगर 3 त्रिभुजों में 3 त्रिभुज बनाने हैं तो वहां पर भी 3 3 तीलियां लगेंगी और आपका उत्तर आ जाएगा 9। इस तरीके से आप देख रहे हैं बस त्रिभुजों की जो संख्या है उसको तीलियों की संख्या से गुणा कर दे रहे हैं और हमें पूरा जो भी संख्या है तीलियों की वो आसानी से ज्ञात होती चली जा रही है। आइए एक बार इसे इधर लिख के शॉर्ट में देखते हैं। जैसे आपने देखा त्रिभुज की संख्या 1 थी और तीलियों की संख्या आपकी बिल्कुल फिक्स है। त्रिभुज की संख्या बदल रही है लेकिन तीलियों की संख्या 3 ही रहेगी, यानी ये 3 आ गया। अगर 2 त्रिभुज बनाने हैं, तीली तो सेम है, 3 ही रहेगी, तो 2 3 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीली सेम लिखी है, अब हमें 3 त्रिभुज बनाने हैं तो 3 3 9 हो गया। इस प्रकार से अगर हम बढ़ते चले जाएं और यहाँ पर 3 लिख दें, माने 3 तीलियां तो इस्तेमाल हो रही हैं। अगर हमें n त्रिभुज बनाने हो, अब हमें n त्रिभुज बनाने हो तो हम यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या के स्थान पर n लिख देते हैं। त्रिभुजों की संख्या के स्थान पर n लिख देते हैं, क्योंकि त्रिभुजों की संख्या बदल रही थी बार बार। पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, लेकिन तीलियां तो 3 ही इस्तेमाल हो रही थी। तो तीली अपने स्थान पर फिक्स है और n अगर इससे n त्रिभुज बनाने हो तो एक सामान्य नियम बन के निकलेगा 3n तीलियां। कितनी तीलियां लगेंगी n त्रिभुजों में, 3n तीलियां। और 3n का मतलब क्या हुआ यहाँ पर ये समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों। 3n का पहले तो मतलब होता है 3n को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 3 गुणा n, और इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है n गुणा 3, क्योंकि आपको पता है जो गुणा का नियम होता है वो क्रम विनिमय होता है।
क्रम विनिमय किस प्रकार से, अगर 2 को 3 से गुणा करें तब भी 6 आएगा और 3 को 2 से गुणा करें तब भी उत्तर 6 ही आएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि 3n को हम 3 गुणा n भी लिख सकते हैं और n गुणा 3 भी लिख सकते हैं। इसी नियम को, ये जो एक क्या नाम है कि बीज या अक्षर संख्या का प्रयोग करके जो हमने पद लिखा हुआ है, यही बेसिक नियम है। क्या, त्रिभुज में मौजूद तीलियों की संख्या निकालने का, मौजूद तीलियों की संख्या निकालने का एक बेसिक नियम यहाँ से बन गया था। बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ, शॉर्ट मतलब पूरा ध्यान से, ताकि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर 3 गुणे n है। अब हमें पता करना है कि ये तो n त्रिभुजों की बात थी, जब n त्रिभुज थे तो तीलियों की संख्या थी 3n। अब हमें जैसे एट रैंडम कोई कह दे, अचानक से कोई कह दे कि आप 5 त्रिभुजों में बताइए कितनी तीलियां इस्तेमाल होंगी, तो आप n की जगह तुरंत 5 रख देंगे, यानी यहाँ पर n की जगह क्या रखना है 5, और इन दोनों के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणे का चिन्ह होता है। 3 गुणे 5 और उत्तर आ जाएगा 15। बता सकते हैं ना। अब आप मुझे बताएं कि अगर 4 त्रिभुज बना रहे हैं तो उसमें कितनी तीलियां लगेंगी। आप तुरंत 3 की गुणा 4 से कर देंगे, n के स्थान पर 4 रख देंगे और 3 चक्कू 12 जवाब दे देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसी प्रकार से 20 त्रिभुजों में कितनी तीलियां लगेंगी, आप तुरंत 3 की गुणा 20 से कर देंगे और उत्तर 60 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने ये जो सामान्य नियम बनाया त्रिभुज के बारे में, ये समझा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। बेसिकली क्या होता है, किसी भी नियम को बनाने के लिए आपको एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, आपको एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। इसे ही छोटे क्लासेस में वाले जब हम पढ़ते हैं तो एक ही नियम भी कहा जाता है। एक ही नियम यानी एक का पता हो और उससे ज्यादा का निकाल ले, एक का पता हो और उससे ज्यादा का निकाल ले। एक त्रिभुज में 3 तीलियां थी तो 2 में 6 हो गई, 3 में 9 हो गई और n में 3n हो गई। एक ही नियम के सहारे से ये लगाया जा सकता है। इसके बाद हम अगला जो आपके में पहला उदाहरण दिया गया है, हम इस पर आते हैं और इसमें अक्षर v के प्रतिरूप को तीलियों से बनाना है। अक्षर v, पहला उदाहरण दिया गया है, अक्षर v बनाना है, माने 2 तीलियां इस्तेमाल होगी। एक तीली इस प्रकार से रख दी जाए और एक तीली इस प्रकार से, या दोनों ही इधर रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली तीलियों की संख्या हो गई यहाँ पर की संख्या बराबर 2। तीलियों की संख्या बराबर 2। प्रश्न में कह रहा है कि नियम जो है, इसके लिए एक नियम ज्ञात करना है और नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम जरा चर और अचर का कॉन्सेप्ट यहीं पर सीख लेते हैं। वैसे आपके एक्सरसाइज में आखिरी में दिया गया है, लेकिन हम इस चीज को यहीं पर सीख लेते हैं। चर क्या होता है और अचर क्या होता है, चर क्या होता है और अचर क्या होता है। इसको साधारण उदाहरण से ऐसे समझिए, जैसे कि कोई जानवर है तो वो चरने के लिए क्या करता है, परमानेंट आगे पीछे बढ़ा करता है, माने एक पोजीशन पे नहीं रहता है, उसकी कभी एक वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बदलती रहती है। लेकिन अचर जैसे कि पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अपने स्थान पर रुके हुए हैं, वो कहीं पर भी बढ़ नहीं रहे, चल नहीं रहे, सिर्फ जहां पर रुके हैं वैसे ही रुके रहते हैं। तो इस तरीके से वो क्या हो गए, अचर हो गए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, चर का मतलब, अब जरा ध्यान से देखिए, चर माने बदलने वाले। जैसे जितने भी बीजगणितीय अंक हैं, यानी कि अक्षर संख्याएं हैं, a b c या x या y या z या क या ख या ग, आप इसे अलग अलग सवालों में इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अलग अलग सवालों में इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर इनके मान भी अलग अलग आएंगे। यानी कभी एक की वैल्यू 2 होगी तो कभी एक की वैल्यू 3 होगी, कभी इसकी वैल्यू -1 होगी तो कभी इसकी वैल्यू -4 होगी। तो जैसे इनकी चूंकि इनकी वैल्यूज बदल रही हैं, इनके मान बदल रहे हैं, इसलिए ये क्या है, चर है। चर है, चर का मतलब क्या है, वेरिएबल, क्योंकि इनमें वेरिएशन हो रहा है। वेरिएबल्स इन्हें कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल्स, जो कि परिवर्तनशील। वेरिएबल्स का मतलब परिवर्तनशील, जिनके मान परमानेंट बदलते रहे, हर एक प्रश्न में अलग अलग मान हो जाए, परिवर्तनशील। लेकिन अचर, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 का मान भारत में 2 है, क्या अमेरिका में 3 होगा, नहीं ना। आपसे कहूं 2 का मान भारत में 2 है, क्या चांद पे 3 होगा, कभी नहीं। 2 का मान प्रत्येक स्थिति में 2 ही होगा, क्योंकि ये 2 की वैल्यू जो है वो फिक्स है। और ऐसी जितने भी अंक होते हैं या जो भी संख्याएं हैं वो सारी अचर होती हैं, उनका मान कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है। अगर 2 कहा गया है तो वो 2 ही है, 4 कहा गया तो वो 4 ही है। ऐसा नहीं किसी प्रश्न में 4 का मान 5 हो जाएगा, किसी प्रश्न में 4 का मान 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि ये अचर पद होते हैं। जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हो, मतलब कोई भी संख्याएं हो, वो सारी क्या होती हैं, अचर होती हैं और बदलती नहीं है। इनको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टेंट्स। क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट क्या होते हैं, विच हैव फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू यानी जिनका मान फिक्स होता है, और इनका क्या होता था, परिवर्तनशील था, लोचशील था, बदलता रहता था। वेरिएबल्स के बारे में थी। आपकी जो सबसे आखिरी एक्सरसाइज है वो चर और अचर पर ही आधारित है, इतनी ही चीज उसमें भी बतानी है।
अब हम देखते हैं यहाँ पर तीलियों की संख्या के बारे में, जो हम सामान्य नियम बनाने जा रहे थे, जिसमें हमें एक चर का प्रयोग करना है। चर का प्रयोग करना है यानी कोई भी एक अक्षर का प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं। v आधार पर तीलियों की संख्या, जब एक त्रिभुज बना है, एक v बना है तो तीलियां कितनी है? 2। जरा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पर हमने 2v बना दिए, 2v बना दिए तो तीलियों की संख्या कितनी हो गई? अब आप देखिए, ये मैंने एक और बना दिया, 1 2 3 4, 2v में 4 हो गई। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक v में कितनी थी? 2 संख्या थी तीलियों की, और अब हमें v कितने बनाने हैं? 2, तो हमने 2 गुणे 2 कर दिया, जो कि हो गया 4। अगर हम 3v बनाए तो अभी भी हमारे पास v में कितनी तीलियां चाहिए? 2, लेकिन जो v की संख्या है, टोटल संख्या है, वो 3 हो गई। इसकी गुणा 3 से, यानी 3 गुणे 2 बराबर 6। इस प्रकार से अगर हम 5v बनाना चाहें तो 5 को 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 तीलियां प्रत्येक v में लगेंगी, 2 तीलियां प्रत्येक v में लगेंगी, और इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। इसी प्रकार से अगर हम बढ़ते रहे तो हमें एक जनरल फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमें किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज नहीं, यहाँ पर v की बात हो रही है, किसी भी प्रकार के v की संरचना में जो तीलियों की संख्या चाहिए होगी, उसमें हमें एक जो बेसिक संख्या है वो 2 है, और बाकी जितने भी त्रिभुज हैं उनकी संख्या से गुणा कर देना है, बस एक सामान्य नियम मिल जाएगा। अगर मैं कहूं आपसे कि यहाँ पर हम n मान लेते हैं, एक जो चर है उसे n मान लेते हैं, मान लिया n एक चर है, nv बनाने हैं, हमें nv बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे? इधर तीलियां तो सेम रहेंगी, यानी कि 2 तो एक v में रहेगी। अब nv में बात कर रहा है तो ये n × 2 हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा? आपका सामान्य नियम बन जाएगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2n। ये सामान्य नियम आपका बन गया 2n। और अब आप कितने भी त्रिभुजों की बात करें, उसमें आप डायरेक्टली वैल्यू बता सकते हैं कितनी तीलियां होंगी इस फॉर्मूले की मदद से। जैसे आपसे पूछा जाए 20 त्रिभुजों में 20 त्रिभुज नहीं है, यहाँ पर v है, सॉरी 20 v की संरचना बनाने में कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, आप तुरंत 2 की गुणा 20 से कर देंगे। n की जगह पर 20 रख देंगे, क्योंकि n क्या है? नंबर ऑफ व्हीज, नंबर ऑफ व्हीज, n क्या है? नंबर ऑफ व्हीज। तुरंत आप n की जगह पर 20 रख देंगे, 2 गुणे 20 यानी 40। आपसे पूछा जब 50 v बनाने हैं तो कितनी तीलियां लगेंगी? 50 दूनी 2, 50, 2 की गुणा 50 यानी 100। आपसे पूछा जाए 200 v बनाने हैं, कितनी तीलियां लगेंगी? 2 गुणे 200 बराबर 400 तीलियां। संकल्पना को समझिए कैसे इस पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। जब एक v था तो 1 की गुणा 2 से की जा रही थी, यानी 2 तीलियां एक बार, फिर 2 v है 2 तीलियां 2 बार, फिर 3 v है 3 तीलियां 2 बार, सॉरी 3 तीलियां नहीं, 2 तीलियां 3 बार, 2 तीलियां 3 बार, तीली हर बार सेम, 2 तीली 2 बार, 2 तीली 1 बार, 2 तीली 3 बार, यहाँ पर 2 तीलियां 5 बार। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए 2 तीलियां n बार, 2 तीलियां n बार, यानी कि 2 तीलियां 2 बार का मतलब क्या? एक बार ये 2 तीलियां, एक बार ये 2 तीलियां। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ाते 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 n तक की जाएंगे, जिसका मान निश्चित नहीं है, जो कुछ भी हो सकता है प्रश्न के अनुसार। जैसे n का मान 20 ले लिया था तो 20 v बन जाएंगे, n का मान 10 ले लेंगे तो 10 v बन जाएंगे। यह है आपका सामान्य नियम जनरेट करने का या बनाने का तरीका, या फॉर्मूला बनाने का तरीका। अब हम देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न दे रखा है, उदाहरण नंबर 2। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी मेरे प्यारे साथियों। इसको कम से कम 1 से 2 बार ध्यान से समझिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कैसे चरों का प्रयोग करके विभिन्न नियमों का निर्माण किया जाता है। आइए देखते हैं। मोहिनी राधिका की छोटी बहन, उदाहरण नंबर 2 दिया गया है। मोहिनी, जो मोहिनी है वो राधिका की छोटी बहन। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो मोहिनी है राधिका से 5 वर्ष छोटी है। मोहिनी क्या है? राधिका से 5 वर्ष छोटी है। मोहिनी राधिका से 5 वर्ष छोटी है। अब कह रहा है राधिका की आयु के पदों में मोहिनी की आयु को व्यक्त करना है। मोहिनी की आयु निकालनी है राधिका की आयु के पदों में, राधिका की आयु के पदों में। जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको कॉन्सेप्ट बनाना है। यहाँ पर आपको जनरल फार्मूला जनरेट करना है। कैसे करेंगे? ये बीजगणित की नींव है, इसमें आप जब तक फार्मूला नियम नहीं बना पाएंगे तब तक आप इनको सॉल्व कैसे करेंगे ये सोचिए। तो इसलिए नियम बनाना बहुत ही आसान है। एम कहा गया मोहिनी राधिका की छोटी बहन है, माने मोहिनी छोटी है और राधिका बड़ी। मोहिनी छोटी है और राधिका बड़ी, यानी राधिका बड़ी है मोहिनी से। तो अगर हमें राधिका की आयु पता चल जाए, यानी हम राधिका की आयु कुछ मान लें, तो उसमें से अगर हम 5 वर्ष घटा देंगे तो मोहिनी की आयु पता चल जाएगी। तो मोहिनी की आयु पता चल जाएगी। हम मान लेते हैं, मान लिया राधिका की जो आयु है वो x वर्ष है। मान लिया राधिका की जो आयु है वो x वर्ष है, इसलिए मोहिनी की आयु क्या होगी? राधिका से 5 वर्ष छोटी है, तो 5 वर्ष छोटी का मतलब क्या हुआ? घटाना पड़ेगा x - 5।
यानी मोहिनी की आयु कितनी है x माइनस 5। अगर राधिका की x है तो मोहिनी की x माइनस 5। ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया मोहिनी की आयु निकालने का। अब आप राधिका की आयु कुछ भी रख के देखें, मोहिनी की आयु तुरंत फाइंड कर सकेंगे। इस तरीके से हमने देखा कैसे दूसरा उदाहरण में फॉर्मूला बनाया गया, जो कि एक जनरल फॉर्मूला है और चर का प्रयोग करके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अभ्यास 5A, अभ्यास 5A। अभ्यास 5A जब हम शुरू करते हैं, कुछ ही प्रश्न है इसमें, आसानी से समझ में आ जाएंगे आपके। सबसे पहला है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, एक शिक्षक है वो प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दे रहे हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी यानी एक शिक्षार्थी को कितनी पेंसिल मिली? 3। एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल मिली। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x है। अब कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे कितने हैं? x है। कुल बच्चे कितने हैं? x है। तो पूछ रहे हैं कि हमें बताइए कि आखिर टोटल कितनी पेंसिलें देते हैं, टोटल पेंसिल कितनी देंगे, यानी कुल कितनी पेंसिल लगेंगी। अगर प्रत्येक बच्चे को पेंसिल बांटे कितनी? 3-3, तो x बच्चों में कितनी पेंसिल बांटनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, सामान्य नियम बनाने वाला तरीका। चर का प्रयोग करके कुल पेंसिल बांटने का सामान्य नियम हमें बनाना है। एक बच्चे को मिल रही है 3 पेंसिल, आप इस तरीके से देख सकते हैं, 2 को मिलेंगी 6। 3 को कैसे निकालेंगे? 3 को कैसे निकालेंगे? 3 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को 3 पेंसिल मिल रही है। 3 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को 3 पेंसिल मिल रही, यानी कि 9 पेंसिलें होंगी। इसी तरीके से जब 5 देखेंगे, 5 बच्चों को, तो 5 बच्चों को देखिएगा, 5 बच्चों को टोटल कितनी पेंसिल बटेंगी? प्रत्येक बच्चे को 3 और 5 बच्चों को देनी है 3 पेंसिल। 5 बच्चों को देनी है 3-3 पेंसिल, यानी 5×3 15 हो गया। अब ऐसे भी देख सकते हैं इसे, 5 बच्चों को 3-3 पेंसिल, यानी 3-3 पेंसिल 5 बार बटेंगी। 3 + 3 + 3 + 3 + 3। 5 बच्चों को, पहले वाले को 3, दूसरे वाले को 3, तीसरे वाले को 3, चौथे को 3, पांचवे को 3। 3 3 6 3 9 3 12 3 15। इस तरीके से हमने देखा 15 इसका मतलब योग आएगा। आप अगर आपको पता होगा तो गुणनफल जो होता है वो कंटिन्यू सम ही होता है, या मतलब लगातार जोड़ ही गुणनफल होता है, लगातार जोड़ ही गुणनफल होता है। इस तरीके से हमने देखा एक पैटर्न फॉलो होने लगा। पैटर्न कैसा कि 2 × 3, यानी 3 जो है वो अपने स्थान पर फिक्स हो गया। पेंसिल 3 ही 3 देनी है, बस छात्रों की संख्या बदल रही। पहले छात्रों की संख्या 1 थी, फिर 2 हुई, 3 हुई, 5 हुई। इसी तरीके से अगर टोटल बच्चे कितने हैं? x कुल बच्चे हैं। अगर x बच्चों को देनी है तो बस हमें करना क्या है? x की गुणा 3 से कर देंगे, क्योंकि एक बच्चे को 3 तो x बच्चे को x गुणा 3। इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 3x के रूप में लिखा जा सकता है। और यही आपका हो जाएगा कुल पेंसिलों की संख्या। क्या हो जाएगी? कुल पेंसिलों की संख्या। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को मिलने वाली पेंसिल को हमने गुणा कर दिया कक्षा में मौजूद सभी बच्चों की संख्या से। मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत वाला प्रश्न जो मैंने आपको त्रिभुज वाला बताया, उसके बाद V आकार वाला, और उसके बाद ये पेंसिल वाला, ये सारे ही प्रश्न एक ही पैटर्न पर आधारित है। इनको कम से कम 2 बार लगाइए और 2 बार देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न में एक निश्चित कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले 3-3 पेंसिल थी और त्रिभुजों की संख्या बदल रही थी, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, n त्रिभुज, n में 3n हो गया था। V वाले सवाल में आपकी 2-2 तीलियां लग रही थी प्रत्येक V में, और जब n V बनाते थे तो n × 2 हो जाता था, या 2 × n या 2n हो जाता था। और जब यहाँ पर आपने शिक्षक वाला प्रश्न देखा तो इसमें क्या हुआ? एक बच्चे को 3-3 पेंसिल मिल रही थी, तो जब x बच्चों को देनी थी तो x × 3 हो गई, जो कि 3x भी हो सकता है। इस तरीके से हमने देखा कुल पेंसिल निकालने का तरीका। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से समझना है किस प्रकार से नियम को हम जनरेट करते हैं या बनाते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर कहीं पर भी कोई जल्दबाजी लग रही है या मतलब चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो आप दोबारा वहां पर से उस पार्ट को देख सकते हैं, आपको वो चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है वो सही प्रश्न है, ज्यादा कठिन नहीं है। 12 + 5 = 17 दे रखा है इसमें आपको। अब क्या किया गया? इसके अगले भाग यानी नीचे की तरफ एक संख्या को गायब करके उसके स्थान पर एक बॉक्स लगा दिया गया है, और कहा गया है कि यहाँ पर कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका उपयोग किस संख्या के लिए किया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली बता सकते हैं। 40 - 10 = 30 है, और इसमें जो बॉक्स लगा हुआ है वो 40 माइनस यहाँ पर लगा हुआ है बराबर 30। तीसरा जो प्रश्न आया, इसमें तीसरा पार्ट जो है वो है 4 × 6 = 24। 4 × 6 = 24, और 4 के पास बॉक्स लगा हुआ है × 6 = 24। इसके बाद जो चौथा पार्ट आता है, चौथा पार्ट जो है वो 35 को 5 से भाग किया गया है।
35 को 5 से भाग किया गया है और उत्तर आया 7। यहाँ पर 35 लिखा हुआ है लेकिन 5 गायब कर दिया है, बराबर 7। अब आपको करना क्या है, बस एक बीज लिखना है और उसका उत्तर बता देना है, उसका उत्तर कितना होगा। इसमें आप सॉल्व ना करें तब भी आपका पता चल जाएगा आपको सारी चीजें। जैसे यहाँ पर उत्तर तो 17 ही है, यहाँ पर 5 है, यानी 5 में क्या जोड़े, 5 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। 5 में 12 जोड़े हम यहाँ पर, लेकिन एक बीज मान लेते हैं। मान लिया यहाँ पर ए ले लेते हैं, मान लिया ये बॉक्स में ए आया, ठीक है ना। ए का प्रयोग किस के लिए हुआ, ए का प्रयोग हुआ ए बराबर 12 के लिए, क्योंकि 12 और 5 ही तो 17 होगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 40 में से 10 घटाने पर 30 बचा। यहाँ पर 40 में से क्या घटाएंगे, 30 बचे। हमें यहाँ पर चर मानना है, हम यहाँ पर बी मान लेते हैं। जब बी माना तो यहाँ पर हमें पता चला बी की जगह पे क्या होगा, यानी 40 में से कितना घटाएंगे, 30। 40 में से 10 घटा दें तो 30 आ जाएगा, बी का मान 10 हो गया। इस तरीके से 4 गुणे 6 बराबर 24। और यहाँ पर हम मान लेते हैं x, यहाँ पर x मान लेते हैं कोई चर। तो अब हमें बताना है x की जगह पे क्या होगा। 6 की गुणा किससे करते हैं कि 24 हो जाए, 6 चौक 24, यानी x बराबर 4 रखने पर ये उत्तर हमें मिल जाएगा। इसमें यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ तो दे ही रखा है, ऐसे मतलब सभी क्वेश्चनों में दे रखा है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फटाफट काम हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कोई भी आ मान लेते हैं। तो चलिए हिंदी के वर्णमाला का अक्षर मान लेते हैं आ। अब आ का मान निकालना है। 35 को किससे भाग दें कि 7 आ जाए, 35 को 5 से भाग दें, यानी 5 7 35 माइनस 7 आ जाएगा। तो आ बराबर आ गया 5। ये आपका हो गया दूसरा वाला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान था। इसके बाद हम तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट करना चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बात की गई है तीसरे प्रश्न में कि रहीम के पास 10 रुपए थे। रहीम के पास कुल 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त करिए। रहीम के पास मान लिया थे 10 रुपए, मतलब ये तो बताया ही गया 10 रुपए रहीम के पास थे। उसने जो है रजिया को दे दिए कुछ रुपए, रजिया को कुछ रुपए दे दिए। अब जो कुछ की जगह पर हम क्या करते हैं, कोई बीज को रखते हैं या अक्षर संख्या को रखते हैं। हम तुरंत रखते हैं कि मान लिया उसने रजिया को x रुपए दे दिए, मान लिया उसने रजिया को x रुपए दे दिए। अब 10 में से ही तो x दिए, यानी 10 में से x निकल गया। 10 में से x निकलने का मतलब क्या, 10 में से x को घटा दिया जाए। 10 में से x को घटा दिया जाए तो रहीम के पास शेष बचे रुपए आपको प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ये साधारण उदाहरण से मैंने आपको बताया भी है, या मैं आपको बता देता हूँ कि 10 रुपए आपके पास है, आपसे कहा जाए एक व्यक्ति को 5 रुपए दे दो, तो जब 10 में से 5 दे दिए आपके पास कितने बचे, 5 बचे। कैसे निकाला, 10 में से दिए हुए 5 को घटा दिया। आपके पास 100 रुपए थे, दुकान पे लेके गए, 20 रुपए की चीज खरीदी, कितने रुपए बचे, 80 रुपए बचे। कैसे बताया, 10 में से 20 को घटा दिया, शेष रुपए निकाले। वही चीज है कि 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दिए, यहाँ पर कुछ कहा है तो यहाँ x मान लेंगे, लेकिन टोटल में से x ही तो घटेगा, टोटल में से x गया, कितने रुपए उसके पास शेष बच गए। आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। भी बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, सारी चीजें आपके क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए प्रयोग की जा रही हैं। एक एक बच्चों की तरह प्रश्न दिया जा रहा है, लेकिन यही चीजें अगर आप सही ढंग से समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्क्रीट हो जाएगा और आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चौथा जो पार्ट आया, क्वेश्चन आया, एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त करना। बिल्कुल सही। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, अब जो कुछ कहा है तो हम तुरंत क्या कर लेते हैं, माना। बगीचे में पेड़ कितने मान लिए, बगीचे में पेड़ थे x, ठीक है ना। अब फिर कह रहा है 50 और पेड़ लगा दिए गए, और पेड़ लगा दिए गए, यानी जितने पेड़ थे उसमें से 50 और बढ़ गए। 50 पेड़ लगाने के बाद, 50 और पेड़ लगाने के बाद कितनी संख्या हो गई, पेड़ कितने हो गए, पेड़ों या पेड़ ही लिखा रहने देते हैं, पेड़ कितने हो गए टोटल, बराबर x पहले थे और 50 बाद में और लगा दिए गए, माने x प्लस 50 पेड़ हो गए। अब टोटल पेड़ कितने हो गए, x प्लस 50। लेकिन हमें बताया गया है इसके साथ साथ कि जब 50 पेड़ और लगा देते हैं तो फाइनल जो पेड़ हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 120। फाइनल पेड़ कितने हो जाते हैं, 120। 120 जब पेड़ हो गए आपके पास, अब ये दोनों एक ही चीजें लिखी हैं, यानी 50 पेड़ों को लगाने के बाद अगर हम अक्षर संख्या की सहायता से देखें तो ये संख्या आती है, लेकिन हमें जो संख्या दे रखी है वो ये है, तो ये दोनों बराबर है, इसलिए इनको आपस में बराबर करके हम लिख देते हैं। x प्लस 50 बराबर हो गया 120। यहाँ पर भी वही चीज लिखी है और यहाँ पर भी वही। कैसे, क्योंकि जब कुछ पेड़ों में पहले से थे कुछ पेड़, वहां पर 50 पेड़ लगाने के बाद ये पेड़ आ गए, और यहाँ पर भी बताया गया कुछ पेड़ थे उसमें 50 पेड़ लगा देने के बाद जो टोटल पेड़ हो गए वो 120 हो गए। ये भी 120 को दर्शा रहा है और ये भी 120 को
दर्शा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर हम यहाँ पर x का मान निकालना चाहें तो क्या रखें, आपको सोचना ये है कि 50 में कितना जोड़ दें कि उत्तर 120 हो जाए, 50 में कितना जोड़ दें कि उत्तर 120 हो जाए। तो आप तुरंत बता सकते हैं 7 5 12 यानी 70 जोड़ दें, तो x का मान यानी पहले कितने पेड़ हो गए, 70 पेड़, और 50 पेड़ और लगा दिए तो कितने हो गए, 120 पेड़ हो गए। समझ में आया ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। पांचवा पार्ट जरा इसका देखते हैं। पांचवें पार्ट में आपको मिल रहा है अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। ठीक है, नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। अब अभी तक हमने v देखा था, त्रिभुज देखा था, अब n और m के लिए हमें नियम ज्ञात करना है। n और m के लिए आइए देखते हैं इसके लिए नियम कैसे ज्ञात करेंगे। जब आप n की संरचना बनाएंगे तो यहाँ पर 3 तीलियां लगेंगी, एक तीली, 2 तीली, 3 तीली। ठीक है ना, 3 तीलियां लग रही हैं। एक n बनाने में तीली कितनी लग रही है, 3। जब 2n बनाएंगे, 2n बनाएंगे तो कितनी लगेंगी, 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 की गुणा 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। फिर जब 3n बनाएंगे तो क्या करेंगे, 3 की गुणा 3 से करेंगे। भाई 3n बनाएंगे और 3 तीली लग रही है एक n में, तो ये 9 आ गया। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जब हम n बनाएंगे, अब यहाँ पर चूंकि n है तो इसे n ना मानिए, इस चर को मान लेते हैं हम x। नियम निकालना है तो एक चर का प्रयोग करके निकलेगा। हम मान लेते हैं फाइनली xn बनाएंगे, xn बनाएंगे तो यहाँ पर x की गुणा किससे करेंगे, 3 से करेंगे ना, क्योंकि 3 तो प्रत्येक त्रिभुज 3 तो प्रत्येक n में है, 3 तीलियां तो प्रत्येक n में लग रही हैं। तो जब xn बनेंगे तो x की गुणा 3 से हो जाएगी। इसका जो सामान्य नियम निकल के आएगा वो हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर m की संरचना देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक तीली लगेगी, फिर 2 तीली लगेंगी, फिर 3 तीली लगेंगी, फिर 4 तीली। माने एक m को बनाने में 4 तीली, तो एक m को बनाने में 4 तीली, एक m को बनाने में 4 तीली। जब 2m बनाएंगे तो 2 की गुणा कर देंगे कितनी तीलियों से, 4 तीलियों से। 3m बनाएंगे तो 3 की गुणा किससे कर देंगे, 4 तीलियों से। भाई प्रत्येक में 4 तीलियां लगेंगी ना। 4m बनाएंगे तो 4 की गुणा किससे कर देंगे, 4 तीलियों से। इसी तरीके से जब nm बनाएंगे, मान लिया n ही अंतिम संख्या है, n कोई अंतिम संख्या है, उसका नियम पता करके हम कितने भी mo में यूज होने वाली तीलियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सामान्य नियम बनाने के लिए n ही मान लेते हैं। तो nm बनाएंगे तो यहाँ पर n की गुणा किससे करनी पड़ेगी, 4 से करनी पड़ेगी। इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा 4 गुणे n या 4n। इस तरीके से आपने देखा, हमने 5 एक्सरसाइज जो है वो पूरी सॉल्व कर ली। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट या कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, इसे अपने साथियों के साथ शेयर करिए। और जल्द से जल्द, बस कल या परसों में आपका ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। उसके बाद बीजगणित का जो अगला चैप्टर है, जो कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का चैप्टर है, हम उस पर तुरंत आ जाएंगे। इसी के साथ मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।